तो आप लोग मेरे स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। इस स्क्रीन पे आप लोगों को यूजीसी नेट का ही ऑफिशियल वेबसाइट का सर्च इंजन से ओपन करके मैंने रखा है। और इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें इसमें पेपर के ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। पेपर पहले हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली यूजीसी नेट में दो पेपर होते हैं। कुछ लोगों को आप लोग अपीयर किए होंगे, कुछ लोग इसकी तैयारी के सोच रहे होंगे। तो इसमें दो पेपर हम लोग देखते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। तो अगर हम पेपर वन की बात करें पहले, तो पेपर वन में आपका देख सकते हैं आप, इसमें पेपर वन को मैंने सेलेक्ट किया है। तो पेपर वन में आप देख सकते हैं कि ये एक जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है। ये इरेस्पेक्टिव ऑफ आप किसी भी सब्जेक्ट से नेट अपेयर कर रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स के हैं, आप हिस्ट्री के हैं, आप ज्योग्राफी के हैं, लाइब्रेरी साइंस के हैं, या एजुकेशन के हैं, तो आपको ये पेपर आपको अपेयर करना पड़ेगा। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, और ये 50 क्वेश्चंस आपके 2-2 मार्क्स के हैं। और आपको 2-2 मार्क्स का अगर होता है तो ये 100 मार्क्स का एक पेपर है। और इस पेपर को अगर और थोड़ा बारीकी से जानने की कोशिश करें अगर हम, तो इसमें ये मुख्य बिंदुएं हैं। अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड दिखता है, और आप देख सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड है, एक रिसर्च एप्टीट्यूड है, कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई है, आईसीटी है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, एंड हायर एजुकेशन सिस्टम है। अगर इसको आप काउंट करके देखें तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एरियाज इसमें है। 10 एरिया आप देख सकते हैं इसमें। ये 10 एरिया में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, तो ये अगर 50 मार्क्स के हिसाब से देखेंगे, तो ये सब 5-5 मार्क्स के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। 100 मार्क्स का देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो इसमें 10-10 मार्क्स, 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, और 10-10 मार्क्स का रहेगा, है ना। तो ये इसी प्रोपोर्शन में कवर किया जाता है। मतलब सब सब एरिया से 5-5 मार्क्स के 5-5 क्वेश्चन रहते हैं, और टोटल आपके 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन हर एरिया से आते हैं। और इन जनरल अगर आप हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ये एक जनरल पेपर है, जो कि आपको जनरल एरियाज हैं, डीआई हो जाए, आईसीटी हो जाए, या हायर एजुकेशन हो जाए, अ, जिसमें कि हमें कुछ एक मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मिनिमम एबिलिटी इसको हमें गेन करना है। तो ये इसके ऊपर बेस्ड होगा, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग का मेन जो एम रहेगा वो रहेगा आपके एजुकेशन के पेपर पे। और एजुकेशन में भी हमारा, अगर हम इसी में हम आगे बढ़ते हैं अगर, तो हम देखते हैं पेपर टू को अगर सेलेक्ट कर ले हम लोग अभी, तो पेपर टू में आपका पेपर टू में देखेंगे आप, पेपर टू में आपके बहुत सारे पेपर, हर एक पेपर के बारे में दिया गया है। हमारा कंसर्निंग सब्जेक्ट जो है वो आपका एजुकेशन है, शिक्षा विज्ञान है। इसमें अगर हम जाएंगे तो यहाँ शिक्षा शास्त्र या एजुकेशन में अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। 100 प्रश्न आप इससे पूछे जाते हैं, और टोटल 200 मार्क्स का ये होता है। और ये डिफरेंट एरियाज हैं आपके, इसमें आप एरिया देख सकते हैं। इसमें आपको मिलता है
एजुकेशनल स्टडीज है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स इन एजुकेशन, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, टीचर एजुकेशन है, करिकुलम स्टडीज है, रिसर्च इन एजुकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ज्यादातर नेट एस्पिरेंट्स को इसको लेके थोड़ा लगता है कि इसके अंदर क्वेश्चन आएगा तो हम इसको कैसे अपियर करेंगे, इस तरह की बात। और काफी इम्पोर्टेंट वे में इसको देख तैयारी करने की बात होती है, क्योंकि अगर आप रिसर्च के पेपर में अच्छे से तैयारी कर लेते हैं और आप लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस के ऊपर, जैसे जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड ज्यादातर है, ये दोनों इम्पोर्टेंट पेपर अगर आप तैयार कर लेते हैं और इसके साथ अगर आप हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स इन एजुकेशन के ऊपर तैयार कर लेते हैं, तो आपकी, मैं अगर बोलूं तो आपको मतलब 80 से 90% चांसेस है, या मोर देन 90% चांसेस है कि आपका नेट जो है आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि ये मेन एस्पेक्ट्स हैं। इसको इसको कैसे कि कहने की बात ये है, हाँ इक्वली क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन तो होता है, लेकिन अगर इसकी डिफिकल्टी लेवल को हम बांटे, डिफिकल्टी लेवल को हम बांटे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एजुकेशनल स्टडीज पढ़ना नहीं है, टीचर एजुकेशन नहीं पढ़ना है, करिकुलम स्टडीज नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर डिफिकल्टी लेवल को अगर बांट दिया जाए तो इसमें हम देखते हैं कि ये थोड़े से हायर ऑर्डर थिंकिंग को इन्वॉल्व करते हैं। इसलिए हम पहले इस इन सब पेपर्स में पहले अपनी कमांड को विकसित करते हैं, कमांड को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, और अगर इसमें हम आगे अच्छा कर लेते हैं तो आप दूसरे पेपर्स में भी दूसरे सब्जेक्ट जो इसके दूसरे एरियाज हैं, जैसे टीचर एजुकेशन हो गया, करिकुलम स्टडीज हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब में आप आसानी से कमांड कर सकते हैं। इसके साथ साथ एजुकेशनल मैनेजमेंट वाला एक पेपर है, जो कि रिसेंटली जो नया जब नेट का सिलेबस अपडेट हुआ, तो उस समय जब से ये आपका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन सब आ गया, तो ये एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वाला पेपर काफी उभर के सामने आया है, और इसमें बहुत सारे नए नए चीजों को लेके आया गया है, जो कि बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स एमबीए और दूसरे जो आपके बीबीए और इस तरह के सिलेबस में एमसीए, ये सारे थोड़े से जो मैनेजमेंट कोर्सेस हैं उसके सिलेबस से बहुत सारी चीजों को, नए नए चीजों को इसमें डाला गया है। इसमें भी बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी का पेपर है, और एक लास्टली आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का एरिया है, जो कि अभी हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कह रहा है। तो हम ये अगर देखेंगे तो हम हमारे लिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 डिफरेंट एरियाज में हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मैंने जैसे पहले बता दिया आपका कि पेपर वन में जो कंपोनेंट होंगे वो आपके 10 डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया से होंगे, 10 एरिया आपका होगा इसमें, और उसमें हर एक एरिया से 5 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 2 2 मार्क्स का ये होगा, तो ये 50 मार्क्स का उसमें है। और इसमें अगर आप देखें तो आपके 100 क्वेश्चन होंगे 2 2 मार्क्स के, तो ये 200 मार्क्स का है। अगर आप इसको और थोड़ा विस्तार से देखने की कोशिश करें, सब्जेक्ट को अगर और अच्छे से जानने की कोशिश अगर करते हैं, तो हम मैंने उसको भी ओपन करके रखा है, आप देख सकते हैं। ये इसका डिटेल सिलेबस है आपके एजुकेशन सब्जेक्ट का। और जैसा कि इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें आपका जो पहला सब्जेक्ट एरिया या डोमेन एरिया है वो है एजुकेशनल स्टडीज। और इसको अगर आप देखेंगे तो आपको ये देख के लग रहा है कि मैं अगर अपने एक्सपीरियंस का बात करूं तो मैंने भी अपनी, मैं तो नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड हूँ। आप लोग क्योंकि यहाँ बात उठी इसलिए बात कर रहे हैं, और आप लोग मेरा प्रोफाइल हो या सर के प्रोफाइल को देख सकते हैं। और ये हम लोगों ने जब नेट क्वालिफाई किया है तो उस समय सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, और कभी हमें लगता था कि इसके लिए तो मतलब एक तपस्या करने की जरूरत है। तो जिस तरह से हमने पढ़ाई किया, जिस तरह से बारीकी से, आजकल आजकल जो नेट का सिलेबस हो गया है, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, पैराडाइम शिफ्ट है एक तरह से, पढ़ने का तरीके में जो चेंजेस आया है। हम हर चीज को एक ऑब्जेक्टिव डोमेन में देखने की कोशिश करते हैं, सब्जेक्टिव पैराडाइम में कौन कितने अच्छे से किसी चीज को लिख सकता है, एक्सप्रेस किया कर सकता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, पूरी तरह से जानने की कोशिश अगर करने की
पहले कोशिश की जाती थी और थोड़ी सब्जेक्टिवनेस भी उसमें रहती थी। लेकिन आजकल जब बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमेशा पूछते हैं कि सर ये हम किस तरह से तैयारी करें कि जल्दी हो जाए। दैट दैट इज द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो उनके दिमाग में हमेशा आता है कि जल्दी कैसे हम कर लें। लेकिन और ये सही भी है, आजकल हम बहुत शॉर्ट में भी पढ़ के जितना शॉर्ट में हम लोग ये कोर्स चला रहे हैं, इतने शॉर्ट अगर ये पुराने समय की बात होती जिस समय सब्जेक्टिव होता, तो शायद हम और प्रभात सर ये सोचते ही नहीं कि 2 महीना में बच्चों को पढ़ा देंगे और वो लोग इसको कर लेंगे और अपीयर करके लिख देंगे। वो जो आप एक सब्जेक्टिव एक-एक पैराग्राफ में 100 वर्ड्स में या 50 वर्ड्स में चीज़ों को लिखना पड़ता था। शायद हम सोच नहीं पाते कि ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन अभी जो ऐसी प्रोबेबिलिटी है, हम बच्चों को इस तरह से बताते हैं कि आप किस तरह से इसको तैयारी करें कि आपका नेट क्वालीफाई हो जाए। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट आया। तो अगर उस समय हम पढ़ाई करना जब स्टार्ट किए थे, तो हमने क्या किया कि ये सारे जो भी एजुकेशन जो भी पेपर के सब्जेक्ट एरिया थे, इसमें हर एक जो फिलोसोफर्स हैं सब इंडियन फिलोसोफर हो या आपके वेस्टर्न फिलोसोफर हैं, ये सारे लोगों का डिटेल में जो भी इनका एजुकेशनल फिलॉसफी था, एजुकेशन के ऊपर में इन्होंने जो भी काम किया, इसको हम लोगों ने विस्तार से जानने की कोशिश की। तो ये एक तरीका था। अब अभी अभी क्या तरीका है, उस डिटेल वे में पढ़ के हम लोगों ने उसको तैयारी किया और बहुत सारे किताबें पढ़ी। सोशियोलॉजी में भी प्योर सोशियोलॉजी की किताबें पढ़ी, साइकोलॉजी में प्योर साइकोलॉजी जो ओरिजिनल ऑथर है उनकी किताबें पढ़ी। अभी तरीका ये है, इसलिए मैं पुराने चीज़ों का बार-बार उदाहरण देना उचित नहीं समझता हूँ क्योंकि अभी पैटर्न चेंज हो चुका है। तो अभी का सुझाव यही रहता है कि आप शॉर्ट में एक कैप्सूल की तरह छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट को या बाइट्स के रूप में अलग-अलग कॉन्सेप्ट के बारीकी की पॉइंट्स को जान लें। उसके बाद उसके ऊपर एमसीक्यू प्रैक्टिस करें और जिस एमसीक्यू में आपका कुछ कन्फ्यूज़न आ जा रहा है या कहीं प्रॉब्लम आ जा रहा है, तो उसको रिफ्लेक्ट करके गोइंग बैकवर्ड्स उसको आप जाएँ और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को हो सकता है थोड़ा डिटेल में पढ़ लें। अगर आप उससे रिलेटेड कौन से आपके वो छोटे कैप्सूल या बाइट में या छोटे पॉइंट्स में अगर आपने उसको नहीं समझा और उससे रिलेटेड आप एमसीक्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस तब जाके आप बैकवर्ड जाएँ और थोड़ा-सा उस पे गहन डिटेल में जाके पढ़ाई करें, उसके कॉन्सेप्ट को जानें, उसमें और डिटेल करें और जैसे ही उसको पढ़ लें, तो फिर उससे रिलेटेड आप फिर 50 एमसीक्यू सॉल्व करें। तो ये अभी ये जो तरीका है, ये तरीका ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। इस समय हम अगर सोचते हैं कि नहीं डिटेल में ये सारा किताबें लेके और चीज़ों को लेके बैठ जाएँ, ओरिजिनल चीज़ जो भी बुक सब हैं, वो सबको लेके तैयारी करें, तो हमें हमें समय लगेगा और ये हमारे लिए अभी के पैटर्न के लिए ये सक्सेसफुल हो भी नहीं सकता। इट विल टेक टाइम, है ना? ये ट्रांसफर होने में फिर उसको प्रैक्टिस करने में। तो अभी हम लोग क्या करना है, हमें क्या करना है कि जो हम लोग जिस तरह से हम लोगों ने आप लोगों अब अभी जो जब इसके बारे में डिस्कशन हुआ कि आप हमें क्या है कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट से ऊपर में छोटे-छोटे व्हाट यू कैन से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के बाद एमसीक्यू अगर हम तैयार करते हैं, तो ये एमसीक्यू जो है हमें हेल्प करेगा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एरिया के डेवलपमेंट के लिए। ऐसे भी मैं जैसे बता दूँ आपको कि हमारा जो नॉलेज सिस्टम है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग नेचुरल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो क्या करता है कि होलिस्टिक नॉलेज को लेके चलता है। तो जैसे ही हम एक पर्टिकुलर हम अगर ये पूरे पेपर्स के पूरा जो पेपर के जितने भी सब्जेक्ट एरिया हैं, उसके ऊपर एक ही बार एमसीक्यू लेके बैठ जाएँ, आप 50 पढ़ लीजिए। जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर एमसीक्यू का एक बुक ले आते हैं और डिफरेंट ऑथर्स के हैं और उसको पढ़ लेते हैं, पूरा याद कर लेते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि ये तरीका आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ, आप कितना एमसीक्यू याद कर लीजिएगा, कितना आप जान लीजिएगा। तो ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता क्योंकि हमारी ह्यूमन मेमोरी का एक कैपेसिटी है रिकॉर्ड करने का। है ना? तो इसलिए और आप क्या करेंगे कि आप मान लीजिए कि 100 या 200 या 500 आपने एमसीक्यू सॉल्व किया, उसको सही किया, गलत किया, फिर उसको सही किया और उस तरह से आपने सीखा तो हो सकता है कि जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम में के समय जा रहे होंगे तो आपका हो सकता है उसके 25% ही आपके पास याद रह जाए।
लेकिन एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एरिया को अगर हम कॉन्सेप्ट को उसका पहले क्लियर करें, उससे रिलेटेड अगर हम बहुत सारा एमसीक्यू सॉल्व कर लें, उसको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग उसके ऊपर डेवलप कर लें, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट एरिया में जाएं, उसके उसके कॉन्सेप्ट को पहले समझें, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू को तैयारी कर लें। इस तरह से अगर हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया को तैयार कर लेते हैं, तो हमारा जो जो ट्रांसफर या सक्सेसफुल जो अटेम्प्ट जो है एमसीक्यू पे वो बढ़ेगा। तो ये एक तरीका होता है जब हम अभी के पैटर्न में अगर आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं। अभी के पैटर्न के तरीका में आपको इस तरह से आप जा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एरिया से एमसी को सॉल्व कीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से कमांड कीजिए, उस पर और प्रैक्टिस कीजिए, देन यू गो टू द नेक्स्ट एरिया। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा था कि आप ये पहला जो एजुकेशनल एरिया जो है एजुकेशनल स्टडीज है, जिसमें डिफरेंट फिलोसफर्स के बारे में हमें पढ़ने की जरूरत है। और उसी तरह से वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उस पे हमें सोचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, उसके डिफरेंट थॉट प्रोसेस को हमें जानना है। फिर आपके सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन इसमें आता है, इसमें भी हमें डिफरेंट सोशल थॉट्स इन एजुकेशन या सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन या एजुकेशनल सोशोलॉजी, ये सब चीजों को एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है। इससे आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, देखते हैं हम लोग कि हम लोग का सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन है। इसमें हम फिर इंडियन एजुकेटर्स के, इंडियन फिलोसफर्स या इंडियन जो कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं, जो एजुकेशन को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को काफी प्रभावित किए, उनके उनका सोसाइटी के ऊपर क्या असर हुआ, उसका उसके बारे में चीजों को जानने की जरूरत है। और वो हमारा इस पर्टिकुलर पेपर का इम्पोर्टेंट, इस पर्टिकुलर पेपर के इस एरिया का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट आप देखिए, हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन है। तो इसमें हमें देखना है कि आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें डिफरेंट जो हमारे पॉलिसीज हैं, डिफरेंट एजुकेशनल पॉलिसीज जो रही हैं आपके इंडिपेंडेंस के बाद से, आप देख सकते हैं इसमें 53 की पॉलिसी है, 64, 66। उसके साथ साथ आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2009 है, जस्टिस टीचर एजुकेशन वाला जो आपका फ्रेमवर्क है 2009 का। फिर जस्टिस वर्मा कमेटी 2012 का। हाँ, इसके बाद के भी बहुत सारी पॉलिसी आ गए हैं, लेकिन अभी जो करंट करिकुलम में ये सब नहीं आ रहा है। तो आप देख लीजिए कि ये क्या है कि अगर आप लेटेस्ट सिलेबस में देखेंगे, हो सकता है ये ऐड कर दिया गया हो, लेकिन शायद ये लेटेस्ट वाला ही है। और अगर ये नहीं भी है, ये हमेशा सोच के रखिए कि अगर ये इसमें नहीं भी है, तो आपके पेपर वन में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा। इसी ऐसा सोच के नहीं रखेंगे कि नहीं, ये आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर इसमें सिलेबस में है ही नहीं, नहीं पूछेगा, नहीं ऐसा नहीं। उसमें जब आप देखेंगे पेपर वन में, तो इसकी इसके एस्पेक्ट्स हैं जिसमें ये आपके जो रिसेंट पॉलिसीज है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पेपर, कोई भी पेपर में आप अपेयर करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी में भी आप अपेयर करें, तो वो रिसेंट वाले भी पूछेंगे। ये नहीं कि आप इसी को देख के लें। इसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2020 स्कूल एजुकेशन वाला जो अभी रिसेंटली 23 में आया है, उस पर क्वेश्चन नहीं आ सकता, आ सकता है उस पर भी बेसिक क्वेश्चन कुछ फंडामेंटल आ सकता है, पेपर वन में उसको डाला जा सकता है। उसके साथ साथ उनका जितने भी पॉलिसीज है उनका एजुकेशन में क्या रिलेशनशिप है, वो हमें यहाँ आ सकता है। और उसके साथ साथ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हम यहाँ देख सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन, ये हमें इस पेपर का आगे इस कंपोनेंट में इसको देखना है। और इसके बाद जो एरिया है वो है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें आप देख सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, और ये पूरी तरह से साइकोलॉजी से रिलेटेड एरिया है, इम्पोर्टेंट एरिया है। अगर आप इसको तैयारी करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा। आप दूसरे सब्जेक्ट एरिया पे भी, आप दूसरे जो इसके एरिया है उस पे भी आप कुछ अप्लाइड क्वेश्चन जो इससे निकल के आएंगे उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से आपके इंटेलिजेंस है इसके अंदर, मल्टीपल इंटेलिजेंस, थोड़े से जो साइकोलॉजिकल थ्योरी सब है, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, सोशल थ्योरी, ये सारे चीज इसके अंदर आपको दिखेंगे। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पार्ट भी है।
टीचर एजुकेशन अनदर एरिया है जिसके ऊपर हमें तैयारी करना है। मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन, knowledge, understanding knowledge based of teacher education। और उसके साथ साथ आपके डिफरेंट टीचर एजुकेशन में जो जो पॉलिसी आया, एसएसए है, आरएमएसए है, ये सारे ऊपर काम हम देखेंगे। और इसी से रिलेटेड जो टीचर एजुकेशन जो में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो जो एजेंसी, उसके बारे में भी हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे एससीईआरटी है, एनसीईआरटी है, एनसीटी है, ये भी इस सिलेबस का पार्ट है। और प्रोफेशनल एथिक्स इन टीचर एजुकेशन, ये भी इसमें आपको दिख रहा है। उसके साथ साथ अगर आप आगे बढ़ें तो आपको दिखेगा कि आपके करिकुलम स्टडीज रिसेंटली हमको लगता है कि पिछले बार के नेट में बच्चे आके बता रहे थे कि करिकुलम स्टडी से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसमें वही आपके बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको जानने की जरूरत है, जो कि आपने अपने मास्टर्स के सिलेबस में भी करिकुलम स्टडीज एक पेपर के रूप में रहता है। और जनरली मैं नहीं बोलूंगा कि एक कोर पेपर के रूप में है, हो सकता है कहीं का एमएड सिलेबस में नहीं भी हो, लेकिन ज्यादातर एमएड के सिलेबस में हम करिकुलम स्टडीज भी दिखता है। तो ये करिकुलम स्टडीज जो है, इसमें भी डिफरेंट टाइप के करिकुलम मॉडल्स है, करिकुलम मॉडल कैसे डेवलप किया जाता है, डिजाइन है, करिकुलम का इवैल्यूएशन के बारे में बात किया गया है, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम के बारे में, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन के बारे में। तो ये सारी चीजें करिकुलम को डेवलप करने में डिफरेंट एजेंसीज जो है उनका क्या रोल है, ये सब इसमें डिस्कस किया गया, ये सब इसमें है। इसके बाद जिसका हम लोग सबसे ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सबसे ज्यादा हम लोग जिसके ऊपर फोकस रहेगा, वो एक रिसेंट एरिया जो यूनिट 6 में आपको दिख रहा है, रिसर्च इन एजुकेशन। रिसर्च जो है वो एक बेसिक कंपोनेंट है, वो एक बेसिक एलिमेंट है आपके एजुकेशन एमएड के सिलेबस में, या एमए एजुकेशन के सिलेबस में भी है ये। और ये नेट जो अगर आप करने की सोच रहे हैं, तो आपका रिसर्च जो है उसमें हमें बहुत अच्छा कमांड करने की जरूरत है। इसमें इसमें जितने भी डिफरेंट टाइप्स के चीजें हैं, कैसे रिसर्च का पैराडाइम शिफ्ट हुआ, इसके पीछे का रिसर्च की फिलॉसफी क्या है, किस तरह से हम नॉलेज क्रिएट करते हैं, उसके पीछे की थ्योरी क्या है, ये सारा चीज आज हमें इस पर्टिकुलर पेपर में जानने की जरूरत है। इसके साथ साथ रिसर्च का डिफरेंट रिसर्च डिजाइन क्या होते हैं, रिसर्च के डिफरेंट स्टेप्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स के रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ये डिफरेंट एक तरह से, इस तरह से हम रिसर्च को क्लासिफाई करते हैं। दूसरे तरफ से भी आपका रिसर्च का क्लासिफिकेशन है कि बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च। तो ये डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन, उनकी थ्योरी, और उसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हम लोगों ने बात की है पहले, उसके बाद वो हम लोग देखे हैं। उसके साथ साथ हमारे डिफरेंट जो बेसिक क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाए आपके, उसके साथ अगर एक टोटली क्वांटिटेटिव कोरिलेशनल स्टडी हो सकता है। तो ये इस तरह के डिफरेंट टाइप के रिसर्च के बारे में इस पेपर में आप देखते हैं। इसको इसको पढ़ने की जरूरत है, और ये जब पढ़ते हैं तो आप इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली रिसर्च के और एलिमेंट जैसे हाइपोथेसिस हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर ऑफ टेस्ट हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप 1 टाइप 2 एरर हो गया, ये सब बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर 100% प्रश्न रहते ही हैं। और ये बहुत ही जो इसके इसके जो डिस्ट्रैक्टर होते हैं, हमें काफी ज्यादा, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो हम काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो ये बेसिक जो है हमें इसको जानने की जरूरत है। वेरिएबल्स क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, आप देख सकते हैं सिलेबस में ये सब दिया हुआ है। और हाइपोथेसिस के डिफरेंट टाइप्स हैं, टूल्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, आपको टूल कैसे डेवलप किया जाता है, उसके स्टेप्स क्या हैं, आपका रिलायबिलिटी के डिफरेंट टाइप्स जो हैं, क्रॉनबेक अल्फा क्या है, आपका कुडर रिचर्डसन की फॉर्मूला क्या है। तो ये सारी चीज, ये इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। और ये ऐसी नहीं है कि इसके ऊपर हमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, इसमें डिटेल बारीकी में हर एक एस्पेक्ट पे प्रश्न पूछा जाता है और पूछा गया है।
टाइप ऑफ एरर है, नॉन पैरामीटर, उसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च के इम्पोर्टेंट पार्ट में स्टैटिस्टिक्स के पार्ट भी आते हैं प्रश्न, जिसमें कि आपके पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स हैं, आपके टेस्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट हैं, उस टेस्ट के फंडामेंटल, उस टेस्ट का फंडामेंटल्स जो हैं आपके, जो ये कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, स्टैटिस्टिक्स क्या है और आपके पैरामीटर्स क्या हैं, और वहां से स्टार्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हुए आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के एग्जांपल्स लेते हुए आप आगे बढ़ते हुए इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स तक कैसे पहुंचते हैं, ये सारी बेसिक चीजें हैं जिसको जानने की जरूरत है। ट्रायंगुलेशन क्या होता है, ये सब डाटा डिडक्शन, ट्रायंगुलेशन, एनालिटिकल इंडक्शन, ये सब जो है नए नए जो चीजें अभी ऐड हो रही है रिसर्च में, ये सब इसमें आपके सिलेबस में है। इसके साथ साथ आपको दिख रहा है कि आप इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च के पार्ट भी यहाँ देख सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट भी इसमें है आपका, जिसमें कि आप देखिए आपके ग्राउंडेड थ्योरी है, आपका नैरेटिव रिसर्च है, केस स्टडी है, और आपके इथनोग्राफी है, मिक्स्ड मेथड्स हैं, है ना। तो ये सारे चीजों को भी हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, इसको हम तैयार करते हैं तो हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे फिर ये आपका टीचर पेडागोजिकल अप्रोचेस जो है, पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड असेसमेंट। पेडागोजी तो है, साथ साथ में एंड्रागोजी की बात भी की गई है, मतलब कि स्कूल एजुकेशन का बात तो है ही, इसके साथ साथ एडल्ट एजुकेशन की भी बात यहाँ पे कही गई है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, जो कि आपको आप जिस जिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो सब एडल्ट लर्नर होंगे, तो इसलिए एंड्रागोजी है जो, वो भी एक पार्ट ऑफ सिलेबस है कि आप बड़े बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे, उनके लिए क्या मेथड होगी। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न इसमें, कॉन्सेप्ट जो है उसको हमें जानने की जरूरत है। और इस पे हमें देख लीजिए, आपके हार्वेसियन अप्रोच है, आपके रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ थिंकिंग है, ये सब आप डिफरेंट पेपर्स में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, या कम से कम आपने इसको अपने सिलेबस में तो देखा होगा, कितना पढ़ाई हुआ, कितना आप पढ़े हुए हैं, कितना आपने उस पर कमांड किया, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इट इज द पार्ट ऑफ एमएड सिलेबस एंड एमए एजुकेशन सिलेबस में ये होता है ना। इस तरह से पेपर का नाम नहीं होंगे, लेकिन किसी चीज ना किसी पेपर के पार्ट के रूप में आप इसको देखे होंगे। फिर असेसमेंट है, असेसमेंट भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला एरिया है, जिसमें अगर आप कमांड करते हैं तो आप इसमें भी, आप इससे रिलेटेड, असेसमेंट से रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट उसके टाइप्स हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, बहुत आजकल बहुत तरह की ये असेसमेंट एज लर्निंग, अलग अलग तरह से चीजें होती हैं। और इसके साथ साथ आप देख लीजिए, ये असेसमेंट इन एंड्रागोजी इन एजुकेशन, ये हायर एजुकेशन में जो बच्चों के असेसमेंट में क्या क्या प्रोसेस यूज हो रहा है, रूब्रिक्स कैसे यूज हो रहा है, पोर्टफोलियो कैसे यूज हो रहा है, पोर्टफोलियो में क्या क्या है, कितने तरह के पोर्टफोलियो होते हैं, रूब्रिक्स कितने तरह के होते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, ये हमारे सिलेबस, जो एजुकेशन के सिलेबस में नए जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको रखा गया है। बहुत बार ऐसे ऐसे कुछ कुछ सब्जेक्ट के सिलेबस हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इसके कंपोनेंट अभी भी बहुत पुराने कंपोनेंट सब रख डाले हुए हैं, नए चीजों से अपडेट नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी का सिलेबस उनका अपडेट हो गया होगा, लेकिन आप एजुकेशन के सिलेबस में अगर देखते हैं तो नए नए काफी चीजें इसमें, जो कि अभी मॉडर्न नए अभी चल रहा है, वो सब इसमें आपको मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में आपके डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी और आपका जिसमें आपका पहले ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है कि टेक्नोलॉजी से इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स और इसके बाद सॉफ्टवेयर और इंटरनेट की बात कर रहे हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन प्रैक्टिस, जो डिफरेंट थ्योरीज हैं जिसके कारण हमारे एजुकेशन सिस्टम और अच्छा हुआ है, वो आपका पहले है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। आप देख सकते हैं लर्निंग थ्योरीज का क्या रिलेशन है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी बनाने में, जिससे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी आपका अच्छा हो जाए, आप अच्छा से पढ़ा पाएं। जैसे कि आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गया, क्लासिकल कंडीशनिंग हो गया, थ्योरी ऑफ रिइंफोर्समेंट हो गया, तो ये सब का भी एक रोल है एजुकेशन को और बेटर बनाने में, तो वो सब इसमें आएगा। इसके आगे जाके एडीडीआई मॉडल है, एसयूआर मॉडल है, डी कैन कैरी मॉडल है, ये सब डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन के मॉडल है,
शायद आपने एमएड के सिलेबस में पढ़ा होगा, अगर आपका ये पेपर रहा होगा आईएसडी वाला पेपर, तो उसमें ये दिखता है। तो ये हमें जानने की जरूरत है कि ये सब चीज हमें कितना पता है और कितना हमें और पढ़ने की जरूरत है। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग है, ये सब चीज इसमें है। उसके बाद डिफरेंट नए टेक्नोलॉजी जो है, नए टेक्नोलॉजी जो है इसके ऊपर भी आपका ये जैसे आप देख सकते हैं इसमें वेब 2 टेक्नोलॉजी यहाँ दिख रहा है, वेब 2 टूल्स हैं यहाँ पे, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस हैं, मूक के बारे में बात कहा गया है, ये जो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है ये मूक का ही बात कह रहा है ना, ये मुक्स का बारे में बात करें तो ये नए जितने भी इंक्लूजन इंक्लूजन के इंक्लूजन देखिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है कैसे सबको हेल्प करता है एजुकेशन प्रोसेस में इंक्लूजन करने के लिए, सब स्पेशल चिल्ड्रन हो या जो भी हो, तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी हो गया, है ना, ई लर्निंग के बारे में हो गया, ई टीचर के बारे में हो गया, एआई आजकल यूज हो रहा है, तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी है, ये आपका वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सब जो एजुकेशन में किस तरह से यूज हो रहा है, ये सब भी हमें जानने की जरूरत है। यूज ऑफ आईसीटी इन इवैल्यूएशन, तो उसके साथ साथ आप आईसीटी में किस तरह से इवैल्यूएशन में यूज हो सकता है। आप सबसे अच्छा आप एग्जांपल देख सकते हैं कि नेट जो एग्जामिनेशन है, वो नेट एग्जामिनेशन खुद ही आप ऑनलाइन दे रहे हैं, तो ये आईसीटी में बहुत सारी पोर्टफोलियो की मैंने बात कही, तो पोर्टफोलियो भी जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, मैनुअली इसको करना दिक्कत होता है, परेशानी होती है, समय लगता है सबके लिए, सारे स्टूडेंट के लिए सही ढंग से किया नहीं भी नहीं जा पाएगा, और उसमें सब्जेक्टिवनेस आ सकता है, कुछ शॉर्टफॉल हो सकता है, एक्यूरेसी नहीं हो सकता है, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो जो है वो हेल्प कर सकता है। तो ऑनलाइन लाइब्रेरीज है, एनडीएल का नाम आप जान रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं हमारा सिलेबस का पार्ट है और इसे हमें जान लेना है या फिर से दोहरा लेना है। इसके बाद आप देख सकते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट की पेपर है, एजुकेशनल मैनेजमेंट और लीडरशिप में भी आप देखेंगे कि इसमें मैनेजमेंट पेपर के, मैनेजमेंट का जो फील्ड है उसके जो पेपर हैं वो हमारा इसमें यूज किया जा रहा है ना। एजुकेशनल मैनेजमेंट का जो पेपर है, जैसे कि आप इसमें डिफरेंट एजुकेशनल मैनेजमेंट के जो डिजाइन, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट कॉस्ट कॉप है, सीपीएम है, ये सब अगर आप अगर एमबीए करें या अगर आपने एमबीए इन एजुकेशनल मैनेजमेंट का सिलेबस अगर आपने देखा होगा तो उसमें ये सारे चीज पढ़ाए जाते हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट का जो एक एरिया है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें ये सारी चीजें हैं, स्वॉट एनालिसिस है, आपके टेररिज्म है, ये, और आपको इसमें भी बहुत सारे नए जो एजुकेशनल मैनेजमेंट के जो एरिया, टीक्यूएम है, सिक्स सिग्मा है, ये सिक्स सिग्मा का काफी इंपॉर्टेंस है, सिक्स सिग्मा, है ना, तो ये सब हमें इस सिलेबस में आपको मिलेगा, और इसमें भी काफी चीजें हैं जो कि जानने के लिए हैं और इसे हमें सीखना है। इसके साथ साथ अगर आप जाएंगे तो इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर है, इंक्लूसिव एजुकेशन में अगर आप देखेंगे तो इंक्लूसिव एजुकेशन में ये बहुत पहले से भी रहा है, पुराने सिलेबस में भी ये इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट था। इसमें भी आपके डिफरेंट एक्ट जो हैं जो कि आपको आपके जो स्पेशल चिल्ड्रन है उसके लिए एजुकेशन को कैसे करना है, उसको किस तरह से चलाना है, वो सारे चीजें जो हैं वो आपका इसमें डिफरेंट एक्ट जो है, पीडब्ल्यूडी एक्ट है आपका, नेशनल पॉलिसी डिसेबिलिटीज एक्ट है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, ये सारी चीजें आपके जो है जो कि स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में किस तरह से उनके एजुकेशन को बेटर किया जाए, ये हमें देखने को मिलता है। तो ये हम देख रहे हैं, ये लास्ट पार्ट है, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे इसमें बैरियर्स ऑफ फैसिलिटी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सब भी हमें यहाँ दिखता है। तो ये आपके डिफरेंट, इसको डिटेल में मैंने बताया, आप देख सकते हैं कि इसमें एजुकेशन के सिलेबस में ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर मैंने जैसे बताया आपको कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, रिसर्च, रिसर्च का जो पार्ट है, और आपका एक
टीचर एक साइकोलॉजी का, एक सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी वाला जो पेपर था, पॉलिसी वाला, पॉलिसी एंड हिस्ट्री वाला, एजुकेशनल स्टडीज वाला, और उसके बाद रिसर्च इन एजुकेशन वो वाला पार्ट, और एक साइकोलॉजी, ये 3 एरिया अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं वहां से आप स्टार्ट करना है, पहले वहां से स्टार्ट करना है। उसके साथ उसके आगे बढ़ते हुए मतलब फिलोसफी सोशियोलॉजी, लेट मी अगेन अगेन टेल यू कि आपको ये 3 एरिया से आप स्टार्ट कर सकते हैं, एक रिसर्च वाला पेपर, एक आपका साइकोलॉजी वाला पेपर, और तीसरा जो है फिलोसफी सोशियोलॉजी वाला जो पेपर है। इस 3 एरिया से स्टार्ट करिए, ये फाउंडेशनल एरियाज हैं। ये फाउंडेशनल एरिया को फिर ब्रॉड करते हुए थोड़े से अप्लाइड एरिया, उसके पास आप पहुंच सकते हैं, और फिर इसको आप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें, अगर आपको इसके बारे में कि इसको क्वालिफाई करने का क्या पैरामीटर है, तो ये सब भी आपको कुछ नेट से पता होगा, कुछ आपने इंटरनेट पे एक्सप्लोर किया होगा। ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये टोटल आपके 100 मार्क्स का पेपर 2 और 100 क्वेश्चन का पेपर 2, और या 50 क्वेश्चंस का पेपर 1। मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो अगर आपके 100 मार्क्स का पेपर 1 हो गया और पेपर 2 जो हो गया, और 200 मार्क्स का, इसका मतलब 300 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। और ये अभी का प्रैक्टिस है, पहले के प्रैक्टिस का बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। पहले के प्रैक्टिस में क्या था, पहले सब्जेक्टिव में क्या था, फिर ऑब्जेक्टिव में स्टार्ट हुआ तब क्या था, अब भी करंट प्रैक्टिस जो है उसमें आपका ये है। पहले 2 सीटिंग में भी एग्जाम होता था, ये ऑब्जेक्टिव वाले इसमें भी ऑनलाइन वाला जो एग्जाम था उसमें भी 2 सीटिंग होते थे। पेपर 1 के बाद थोड़ी देर का गैप होता था, फिर पेपर 2 होता था। अभी का जो प्रैक्टिस है कि लगातार आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों साथ में ले देते हैं, और 3 घंटे का टाइम देता है, 3 आवर्स टाइम इज देयर, 180 मिनट्स आपको मिलेगा। पेपर 1 पेपर 2 आपको दोनों देना है। 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 150 में अगर आप क्वालिफाइंग का बात करते हैं तो 40% क्वालिफाइंग का मतलब है, मैं ये समझिए कि ये सीटेट का एग्जाम के बारे में नहीं बात हो रही है। क्वालिफाइंग का मतलब है कि मिनिमम आपको कितना इसमें लाना पड़ेगा ही, है ना। भले ही आप, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 10 ही लोग एग्जाम दे रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 लोग एग्जाम दे रहे सब पास हो जाए और सबने क्वालिफाइंग ले आया तो पास हो, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास मिनिमम आपको 40% मार्क्स, जो जनरल के स्टूडेंट्स हैं, जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो 40% और बाकी जो बच्चे हैं जो SC ST OBC और ये दूसरे कैटेगरी के हैं उनको 35% मार्क्स क्वालिफाइंग के लिए रखना चाहिए। तो ये एक पैरामीटर है, दिस इज द वन पैरामीटर, इसी से डिसाइड नहीं हो जाता है। इसके बाद है कि आप टोटल जितने भी अपियर करते हैं उसके टोटल विदा अक्रॉस द सब्जेक्ट जितने लोग अपियर करते हैं उसके 6% को ही क्वालिफाई कराया जाता है आपके नेट एग्जाम में। 6%, ओनली 6% ऑफ उस 6% में आपके कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है। जनरल, SC ST OBC और जितने पार्ट हैं वो सारे इसमें दिखते हैं। तो ये जो कैटेगरी है इसको भी देखना है, और इसके साथ साथ दूसरे दूसरे सब्जेक्ट में किस तरह का परफॉर्मेंस हुआ है वो भी मैटर करता है। दूसरे दूसरे सब्जेक्ट में किस कैटेगरी के लोग कितना अपेयर कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। तो ये इस तरह से आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव, उसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है। मान लीजिए कि एक बार बहुत सारे बच्चे हो गए हैं तो 2 सीटिंग में या 2 डेट में एग्जाम हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है। तो ये सारे चीजों को मिला के इतने सारे पैरामीटर, आपके जो 40% 35% वाला पैरामीटर, 6% का पैरामीटर, उसके साथ साथ आपका जो कितने लोगों ने एग्जाम दिया वो पैरामीटर, ये सारे चीजों को मिला के आपका, 1 मिनट। तो ये सारे पैरामीटर को मिलाने के बाद आपका डिसीजन लिया जाता है कि कितने लोगों को कितने लोग इस सारे पैरामीटर को डिसाइड करने के बाद आप कट ऑफ निकालते हैं। तब आपको कट ऑफ लिस्ट मिलता है। ये आप सोच लेंगे कि सिर्फ हमने इतना क्वेश्चन कर लिया है तो मेरा हो जाएगा, क्या होगा।
ये सारी चीजों बेसिक पे डिपेंड करता है कि कितने लोग अपियर कर रहे हैं, कितने लोगों ने आपका एग्जाम दिया है। दूसरे सब्जेक्ट में भी किस तरह के बच्चे का टर्नओवर है, नॉर्मलाइजेशन भी है। और ये सारे चीजों को देखने के बाद आप देखेंगे कि कट ऑफ निकाला जाता है। 6% वाला क्राइटेरिया ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जो कि मैटर करता है कि आपका कट ऑफ क्या होगा। बहुत बार आप बहुत अच्छा करने के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, बहुत बार आप एवरेज भी किए हैं तो क्वालिफाई हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका उस बार का पैटर्न क्या रहा, कितने लोग अपियर किए, क्या ज्यादा लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा तो ऐसा हो सकता है कि एक एवरेज परफॉर्मेंस करके भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। कट ऑफ जो है वो आपका लो रह जाए और कट ऑफ हाई भी हो सकता है। तो इस तरह से आपका ये डिसाइड, किसी और दिन मैं बात करूंगा इसके ऊपर कि कैसे हम ये सारे कट ऑफ को मैं फॉर्मूला के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से ये कट ऑफ सब डिसाइड किया जाता है। ये एक पार्ट होगा, ये किसी और दिन इसको डिसाइड। इसके साथ साथ जेआरएफ का कैटेगरी है, बहुत लोग जेआरएफ के लिए नेट क्वालिफाई कर लिए हैं, जेआरएफ के लिए सोच रहे हैं। तो जेआरएफ के लिए क्या पैरामीटर है उसके बारे में, तो उसमें भी गवर्नमेंट एक परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स को डिसाइड करती है कि इतने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स को विद इन द असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उनको हमें जेआरएफ के लिए अवार्ड करना है। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं। ये दोनों पैरामीटर्स के बाद क्या मार्क्सिंग का पैटर्न, मतलब किस तरह से कट ऑफ निकाला जाता है और नेट के लिए क्या क्राइटेरिया है और जेआरएफ के लिए किसी और दिन डिस्कस किया जाएगा क्योंकि काफी ज्यादा समय हो रहा है। तो ये नेट के बारे में आज की क्लास, जो इनका एक सिलेबस था उसके बारे में हम लोगों ने कुछ जानने की कोशिश की। और आशा है कि आप लोग कुछ समझे होंगे और जाने होंगे। इसके साथ साथ हम ये कोशिश करेंगे कि आप लोग इस सिलेबस के ऊपर अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछेंगे। लेकिन